हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा's IAS अकेडमी। तो दोस्तों आज हम यहाँ पे GS1 जो आपका 2020 का GS1 में सोशल इश्यूज़ का कंपोनेंट है, जो उस कंपोनेंट का हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस 2020 के एग्ज़ाम में आपके 6 क्वेश्चन जो हैं वो सोशल इश्यूज़ में से डायरेक्टली पूछे गए हैं। और ये 6 जो क्वेश्चन हैं इनमें से 3 क्वेश्चंस ऐसे थे जो 10 मार्कर्स हैं, और बाकी के जो 3 क्वेश्चंस हैं वो है आपके 15 मार्कर्स। मतलब 75 मार्कर जो पेपर है वो सिर्फ और सिर्फ आपके सोशल इश्यूज में से सेट किया गया है। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो एक चीज़ मैं जो आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो सोशल इश्यूज़ के कंपोनेंट को ना इग्नोर कर देते हैं। वो सोचते हैं कि यार ये तो हमारी सोसाइटी का ही पार्ट है, कास्ट सिस्टम के ऊपर कोई बात आ गई तो हम लिख देंगे बड़े आराम से, विमेन के ऊपर कोई बात आ गई तो हम लिख देंगे बड़े आराम से। बट 75 मार्क्स, याद रखिए आप, 75 मार्क्स, ठीक है, तो ये इग्नोर करने वाला कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं इस कंपोनेंट से सेट किए गए हैं। तो दोस्तों सबसे पहला, और ये आपको जो PDF है ये इस लिंक में, आपको नीचे दिए गए लिंक में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये PDF। तो चलिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है 10 मार्कर 150 वर्ड्स, वो क्या है? हैज द कास्ट, ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका कास्ट के ऊपर। जस्ट 1 सेकेंड। हैज द कास्ट लॉस्ट इट्स रेलिवेंस इन अंडरस्टैंडिंग द मल्टीकल्चरल इंडियन सोसाइटी? क्या कास्ट की रेलिवेंस खत्म हो गई है मल्टीकल्चरल इंडियन सोसाइटी में? इलेबोरेट योर आंसर विद इलस्ट्रेशंस। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली कास्ट से रिलेटेड है, चेंजेस इन द कास्ट सिस्टम के साथ रिलेटेड है, और इसमें जो कीवर्ड है वो एक तो कास्ट है आपका, और दूसरा है आपकी मल्टीकल्चरल इंडियन सोसाइटी। याद रखिएगा, ठीक है, आपको रिलेट करना है कास्ट विद द मल्टीकल्चरल इंडियन सोसाइटी, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है हैज द कास्ट लॉस्ट इट्स रेलिवेंस, क्या कास्ट की रेलिवेंस खत्म हो गई है टू अंडरस्टैंड आवर मल्टीकल्चरल सोसाइटी। तो दोस्तों चलते हैं, अब देखते हैं आगे इसको किस तरह से आंसर किया जा सकता है। सबसे पहले तो कभी भी कोई भी मेंस का आंसर आप लिखने जा रहे हो तो मेक श्योर 150 वर्ड्स आपको बोला गया है। 150 वर्ड्स का मतलब है यू हैव टू रिमेन विद इन दिस लिमिट। ये आपको एक ऊपर से मान के चलो कि गाइडलाइंस है। कल को अगर आप IAS सेलेक्ट होते हो तो भी आपको गवर्नमेंटल की गाइडलाइंस के अंडर ही काम करना है। ठीक है, तो ये भी आप मान के चलो गाइडलाइंस है, एंड यू हैव टू स्टिक विद इन 150 वर्ड्स। ठीक, नाउ हाउ टू स्टार्ट दिस आंसर? सबसे पहले तो आप कास्ट को डिफाइन करेंगे। ठीक है, आप सबसे पहले डिफाइन करेंगे कास्ट को, क्योंकि कास्ट इज अ की वर्ड है। ठीक है, अगर कास्ट ही नहीं पता, अगर हमने कास्ट डिफाइन ही नहीं किया तो उससे आगे चलने का कोई रेलिवेंस ही नहीं रह जाती। ठीक है, अब सबसे पहले आप डिसाइड करेंगे, आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे कास्ट सिस्टम। उसके बाद आप बताएंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कास्ट। इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे हम कहते हैं कि यार सोसाइटी के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। देखो बात क्या है, मल्टीकल्चरल सोसाइटी की बात हो रही है ना, तो मल्टीकल्चरल सोसाइटी में कास्ट की इंपॉर्टेंस क्या है? कास्ट की इंपॉर्टेंस बेटा, कास्ट की इंपॉर्टेंस आपका फैमिली सिस्टम जो है, ठीक है, आपकी पूरी की पूरी सोसाइटी, आपका मैरिज सिस्टम, ठीक, एवरीथिंग इज बेस्ड अपॉन द कास्ट। ठीक, तो कास्ट की जो रेलिवेंस है सबसे पहले हम वो बताएंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है। अगर हम बात करें एक पर्टिकुलर वर्क की, ठीक है, तो वर्क, ये भी कास्ट की बड़ी रेलिवेंस है। इंडिया की जो सोसाइटी है उसमें आपके जो वर्क है वो कास्ट बेस्ड डिसाइडेड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कास्ट, उसके बाद हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कास्ट फॉर आवर सोसाइटी, और इसके बाद हम चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन क्या कहता है, हैज द कास्ट लॉस्ट इट्स रेलिवेंस टू अंडरस्टैंड मल्टीकल्चरल इंडियन सोसाइटी। कहने का मतलब क्या है कि क्या कास्ट की रेलिवेंस खत्म होगी? तो इसका मतलब क्या है, वी हैव टू हाईलाइट द चेंजेस, वो चेंजेस जो भी कास्ट सिस्टम में आ रहे हैं। यहीं से तो पता चलेगा कि क्या यार कास्ट की रेलिवेंस खत्म हो गई। ठीक है, तो अब देखो चेंजेस क्या है। अगर मैं कास्ट की बात करता हूं दोस्तों, तो अब
कास्ट सिस्टम में चेंजेस क्या आ रहे हैं? सबसे पहले अगर हम बात कर ले पॉलिटिकल चेंजेस की, है ना, तो आपकी बीएसपी है पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, वो क्या है? एक लोअर कास्ट ने मिलके एक पार्टी बनाई, ठीक, तो वो क्या है, पहले लोअर कास्ट को कोई भी उनका एक हम कह सकते हैं कि उनकी आवाज नहीं थी सोसाइटी में, ठीक है, उनके पास एक ग्रुप नहीं था। बट अब क्या है जी, अब ये चेंजेस हैं, दीज आर दी चेंजेस, कि अब चेंज हो गया है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, ठीक है, अब लोअर कास्ट के पास भी पॉलिटिकल पावर है। उसके बाद रिजर्वेशंस की बात कर ली जाए, रिजर्वेशन कास्ट बेसिस तो थी, अब क्या हो गया जी, जो अपर कास्ट है, सो कॉल्ड अपर कास्ट, जो जिनके पास इकोनॉमिकल पावर है, ठीक, इवन दे आर डिमांडिंग द रिजर्वेशन, दीज आर दी कास्ट, दीज आर दी चेंजेस, ठीक। उसके बाद एजुकेशन की बात कर ली जाए, पहले क्या था, अगर टोटल प्रोपोर्शन में देखा जाए तो लिटरेसी रेट लोअर कास्ट में कम था, बट आज की डेट में वो भी इंक्रीज हो रहा है। नाउ कैसे इंक्रीज हो रहा है? देयर आर अब हमारे पास है आपका राइट टू एजुकेशन एंड ऑल, तो सबको फ्री एजुकेशन मिल रही है। सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट क्या था? ठीक है, सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है बेटा आपका कि फंडिंग नहीं है आपके पास एजुकेशन के लिए, अब राइट टू फ्री एजुकेशन भी है, ठीक। तो इकोनॉमिकल स्टेटस भी चेंज हो रहा है, ठीक है, अब मॉडर्न थॉट्स भी आ रही हैं, ये भी चेंज हो रहा है। तो ये सारे के सारे आपको क्या डिफाइन करने हैं? चेंजेस इन द कास्ट सिस्टम, ठीक है। तो इसके बाद जैसे ही हम लोग ये डिफाइन करेंगे चेंजेस इन द कास्ट सिस्टम, उसके बाद यहीं से देखिए, अब यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि कास्ट क्या है, कास्ट की रेलिवेंस हमारी सोसाइटी के लिए। जैसे ही मैंने एक रेलिवेंस बताई ना, तो एक तो मेक श्योर हो गया कि यार ये कास्ट की रेलिवेंस है मेरी सोसाइटी के साथ, तो इसकी रेलिवेंस खत्म नहीं हुई है, बस इसका एक स्टेटस चेंज हो गया है, कास्ट का सिस्टम चेंज हो गया है, ठीक है। पहले अगर पूरी की पूरी सोसाइटी को कास्ट बेसिस के ऊपर ही आप एनालिसिस करते थे, अब वो चेंज हो गया, सिर्फ और सिर्फ कास्ट नहीं रहा, देयर आर मैनी मोर फैक्टर्स जिसके ऊपर आप अब मल्टीकल्चरल सोसाइटी को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी रेलिवेंस कम नहीं हुई है, रेलिवेंस चेंजेस आ रहे हैं आपके सिस्टम में, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आपका सिस्टम अब डिपेंड करता है। जैसे कि अगेन ट्रेडिशंस हैं आपके, एजुकेशन है, एजुकेशन के ऊपर आप सोसाइटी को डिफाइन करते हो। अब देखिए, एक पर्टिकुलर कास्ट में ही आपको नंबर ऑफ पीपल दोज हु आर इलिटरेट वो भी मिल जाएंगे, और एक पर्टिकुलर उसी पर्टिकुलर कास्ट में आपको अपर जो हायर एजुकेशन जिनके पास है वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। सेम विद द अपर कास्ट, सेम विद द लोअर कास्ट। तो अब मैं एजुकेशन बेसिस के ऊपर भी अपनी सोसाइटी को डिफाइन कर सकता हूं, ठीक है। उसके बाद मैं क्लास, कास्ट, पहले क्या था इंडियन सोसाइटी में, एवरीथिंग was decided by the caste, ठीक है। बट आज की डेट में ना वो कास्ट का सिस्टम चेंज होते होते, अगर हम बात करें अर्बन एरियाज की, तो वो क्लास में चेंज हो गया है। क्लास क्या है? ये एक इकोनॉमिकल फैक्टर है। क्लास होती है इकोनॉमी वाइज, कि आपके पास अगर आपका, हम कहते हैं ना कि ये तो अपर क्लास है, अपर क्लास मतलब जिसकी इनकम हायर है, लोअर क्लास, मिडिल क्लास जिनकी कम इनकम, ठीक है ना। तो कास्ट हैज बिकम अ क्लास सिस्टम अगर अर्बन एरियाज की बात करी जाए, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट फैक्टर जिनके ऊपर हम आज अपनी सोसाइटी को डिफाइन कर सकते हैं अलोंग विद द कास्ट सिस्टम। सो द आंसर वुड बी कि इसमें ना आपको एक तरफा नहीं जाना कि यार कास्ट सिस्टम जो है क्या उसकी रेलिवेंस खत्म होगी। अगर यूपीएससी ने पूछ लिया, आप ये नहीं कहोगे कि हाँ जी रेलिवेंस खत्म होगी ना, रेलिवेंस खत्म नहीं हुई है, ठीक है, उसमें चेंजेस आए हैं, और टाइम के साथ साथ और भी कई फैक्टर्स जो हैं वो ऐड हो गए हैं जिसके ऊपर हम अपनी सोसाइटी को डिफाइन करते हैं। दैट्स इट, इस तरह से होगा सॉरी आपका ये क्वेश्चन, ठीक। अब आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन इज अगेन 10 मार्कर 150 वर्ड्स, मेक श्योर 150 मीन्स 150, जितना हो सके फ्लो चार्ट बनाओ अपने आंसर के अंदर, ठीक है। क्योंकि वर्ड्स आपके पास 150 हैं, बट जितना आप प्रेजेंटेशन अच्छी बनाओगे ना और सिस्टमेटिकली एक स्ट्रक्चर्ड वे में चलेंगे, दैट वुड बी बेटर फॉर यू, ठीक। नेक्स्ट इज, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, दिस इज अबाउट द कोविड-19 इम्पैक्ट, मतलब योर कोरोना इम्पैक्ट, ठीक है, और ये क्वेश्चन आना लाजमी था, ठीक है। अब COVID-19 pandemic accelerated class related inequalities. It accelerated class related inequalities, ठीक है, and poverty.
इन इंडिया कमेंट। तो क्या सी, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है कैसे इसको आंसर करेंगे। बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि यार किस तरह से कोविड ने आपकी क्लास रिलेटेड इनइक्वालिटीज को बढ़ाया, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है इंडिया में, बट उसको कैसे बढ़ाया, ठीक है, और पॉवर्टी को कैसे बढ़ाया, सिर्फ और सिर्फ यही पूछा जा रहा है। तो इसमें अगर मैं इसको आंसर करना चाहूं तो सबसे पहले तो आप डिफाइन करोगे व्हाट आर कॉल्ड क्लास इनइक्वालिटीज, ठीक है। इनइक्वालिटीज, क्लास इनइक्वालिटीज बेटा अगेन मैंने आपको बताया कि यार जब भी क्लास की बात करते हैं तो हम इसको इकोनॉमिकल फैक्टर में देखते हैं, ठीक है। क्लास इनइक्वालिटीज की बात कर ली जाए तो व्हाट आर द इनइक्वालिटीज, रिच वर्सेस पुअर, ठीक है। तो इनइक्वालिटीज क्या है, पीने के लिए पानी, खाने के लिए फूड, आपका रहने के लिए घर, एजुकेशन एंड ऑल, दीज आर द इनइक्वालिटीज, ठीक है, जो अमीरों के पास है, रिच के पास है और पुअर के पास नहीं है, पहली बात, ठीक। नाउ अब पूछा आपसे क्या गया है, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटीज को किस तरह से एक्सेलरेट किया, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने बता दिया व्हाट आर द इनइक्वालिटीज, ठीक। उसके बाद ना अब आपके पास आता है बेटा पॉवर्टी, हमें ये भी बताना है ना कि किस तरह से इसने पॉवर्टी को एस्केलेट किया। तो पॉवर्टी, व्हाट आर द वेरियस कॉजेज, क्यों, अगर मुझे कॉजेज पता है, ठीक, अगर मुझे पता है कि पॉवर्टी को किस तरह से मैं डिफाइन कर सकता हूं तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा कि मैं कोविड का उन सेक्शंस के ऊपर इंपैक्ट देख सकूं, ठीक। अगर मैं कॉजेज ऑफ पॉवर्टी की बात की जाए तो अगर यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट, ये एक बड़ा फैक्टर है बिहाइंड द पॉवर्टी। अब पॉवर्टी यहाँ पे इज नॉट ओनली अबाउट द मनी, poverty is all about the multi-dimensional poverty. That means if you are not having food, if you are not having clean water, drinking water, if you are not having house to live in, ये सारे फैक्टर्स है जो आपकी पॉवर्टी को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो है क्या कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, अगर मुझे पता है ना बेटा, तो अब क्या होगा, डायरेक्टली कोविड का इन सब के ऊपर जो इंपैक्ट है वही चेक करना है बस हमें। इस क्वेश्चन में सबसे इजी क्वेश्चन है जो आपका सोसाइटी का, तो इसमें बस यही आपको देखना है कि व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स बिहाइंड पॉवर्टी। और ये लीजिए आपका जो क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पे आंसर कर दिया, हाउ कोविड-19 एक्सेलरेटेड दिस। कोविड-19 से कैसे आपकी इनइक्वालिटीज इंक्रीज होती हैं, कोविड-19 से कैसे पॉवर्टी इंक्रीज हुई, वो ये है। कोविड-19 आया, आपको पता है उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ा बेटा, पुअर्स के ऊपर इंस्टेड ऑफ रिच, ठीक। तो पुअर गॉट इफेक्टेड मोर। अगर पॉवर्टी कैसे, लेबर लॉस हुआ, अब गरीब के पास काम नहीं है, ठीक है, आपने देखा पैदल चलना पड़ रहा है, उनके पास काम नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है रेंट देने के लिए, तो उनके पास घर भी नहीं है, ठीक। तो होता क्या है, जो आपका यही तो है, आपकी इनइक्वालिटीज इंक्रीज हो रही है। अमीर जो था, ठीक, उसको उतना इंपैक्ट हम कहते हैं कि नहीं पड़ा, उसके पास घर है तो घर है, उसको अपना घर नहीं छोड़ना पड़ा, बट एक गरीब को अपना घर भी छोड़ना पड़ा। अमीर की जॉब आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, बट एक डेली वेजर है, उसके लिए तो वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन नहीं है ना बेटा, तो उसका क्या हुआ, लॉस ऑफ वर्क, ठीक। उसके बाद जो उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, एक अमीर का बच्चा जो है, क्योंकि the question is about class inequalities, याद रखिएगा why I am using the word rich and poor, क्योंकि क्लास इनइक्वालिटीज की बात की गई है। अब एक रिच पर्सन है, उसके पास जो है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी घर से भी है, बट एक गरीब के पास वो नहीं है, तो वो इनइक्वालिटीज को इंक्रीज कर रही है। उसके बाद डिजिटल डिवाइड, शहरों में व्यवस्था है आपकी, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है, बट आपके गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक, तो उससे भी आपका इनइक्वालिटीज इंक्रीज हो रही हैं। इनइक्वालिटीज मतलब लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी, सीधी सी बात अगर मैं कहूँ, ठीक। उसके बाद फूड इनसिक्योरिटी, फूड की अवेलेबिलिटी नहीं है, कहाँ से खाएंगे, अगर नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, तो खाएंगे कहाँ से, तो वो भी एक इनइक्वालिटी को इंक्रीज करने की बात है। लैक ऑफ जॉब, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। उसके बाद जॉब गई तो घर गया, ठीक। और सबसे ये जो कंपोनेंट्स है ना, ये आप इनको हेडिंग बना सकते हो। और सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या हुआ बेटा, चाइल्ड लेबर जो है वो इंक्रीज हुई। कैसे, अब एक पुअर है,
ठीक, अब उसकी नौकरी चली गई है, पहले क्या था उसका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है बट उसकी अब नौकरी चली गई, तो क्या होगा उसके बेटे को भी या उसकी बेटी को भी काम करना पड़ेगा। तो क्या हो गया, जो गरीब है चाइल्ड लेबर इंक्रीज हो रही है, तो ये क्या है, इनइक्वालिटीज ही तो इंक्रीज हो रही है और क्या है ये, ठीक है, क्लास इनइक्वालिटीज एंड चाइल्ड एंड वीमेन एक्सप्लॉयटेशन। क्यों, अब मजबूरन उनको काम करना पड़ रहा है तो एक्सप्लॉयटेशन तो लाजमी है, ठीक, तो अगेन इट विल इंक्रीज द क्लास इनइक्वालिटीज इन इंडिया। तो अगर आप लोग आइडेंटिफाई कर लो कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो इनइक्वालिटीज को बढ़ा सकते हैं, फिर हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, बस कोविड-19 का इम्पैक्ट उनके ऊपर देखना है, ठीक है। और इस आंसर में आप क्या ऐड कर सकते हो, जो भी गवर्नमेंट के करंट स्टैट्स जो थे कि कितने जॉब लॉस हुआ, कितने लोगों के पास राशन गवर्नमेंट ने कितना सप्लाई करवाया, चाइल्ड लेबर का क्या स्टेटस है, अगर ये आपके पास स्टैट्स हैं तो ये सोने पे सुहागा है, ठीक है। तो अगर आप वो स्टैट्स अलॉन्ग विद ये आपका फ्रेमवर्क इसको यूज करते हो तो यू कैन फेच प्रीटी गुड मार्क्स। क्लियर, चलिए, तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, अगेन 150 मार्क 150 वर्ड्स 10 मार्कर। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, ओके, do you agree that regionalism in India appears to be a consequence of rising cultural assertiveness? Rising cultural assertiveness, argue regionalism। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपके वो क्वेश्चन स्टार्ट करने का बड़ा इजी सा साधन मिल गया, वो क्या है, रीजनलिज्म, ठीक है। यू कैन स्टार्ट बाय डिफाइनिंग रीजनलिज्म कि रीजनलिज्म है क्या, ठीक है, इसको स्टार्ट कर सकते हो आप रीजनलिज्म से। चलिए ये देखते हैं इसको भी। क्या रीजनलिज्म कल्चरल असर्टिवनेस की वजह से बढ़ रहा है? चलिए, तो अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर आंसर करें तो क्या है, एज आई सेड कि वी कैन स्टार्ट दिस आंसर बाय डिफाइनिंग रीजनलिज्म, ठीक है। आप रीजनलिज्म को डिफाइन कीजिए 2 और 3 लाइन्स एट मैक्स, ठीक है। उसके बाद देखिए अब what are the various causes behind, क्योंकि अगर आप if you are defining regionalism then you have to define the various causes behind regionalism, ठीक है। and the major causes behind regionalism are these causes. Language is the biggest factor behind regionalism. Language, याद रखिएगा, सदर्न इंडिया, नदर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया, सबसे बड़ा फैक्टर जो है रीजनलिज्म का दैट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज, देन आफ्टर नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की बात करूं तो वहां पे कल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक। देन आफ्टर योर पॉलिटी, अगर आप चाहते हो कि पॉलिटिकल पावर आपके हाथ में रहे, आपकी एक कम्युनिटी के पर्टिकुलर हाथ में रहे, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक, अगेन रीजनलिज्म। इकोनॉमी, ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, दैट इज इकोनॉमी बेस्ड, ठीक। तो अब what are the causes, these are the causes behind। तो आप स्टार्ट करेंगे by the definition of regionalism, then after you will define the causes simple way में just, ठीक। और उसके बाद अब क्वेश्चन क्या है, कल्चरल असर्टिवनेस, ठीक है, कि हाउ कल्चरल असर्टिवनेस इज इंक्रीजिंग रीजनलिज्म, ठीक है, ये है। तो अब अगर बात की जाए कल्चरल असर्टिवनेस की बेटा, तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखो मैंने ना यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सारे पॉइंट्स आपके लिए लिखे हैं, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप खुद ऐड करेंगे, कर सकते हैं। हमारा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक पर्पज़ है कि यार आपको एक लाइन मिले, लाइन ऑफ थॉट मिले कि यार हाँ इसको इस तरह से आंसर किया जा सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, अगर देखा जाए हाउ कल्चरल असर्टिवनेस, ठीक, अब यहाँ पे कल्चरल असर्टिवनेस की मैं बात करूँ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है, कि किस तरह से कल्चरल असर्टिवनेस आपके रीजनलिज्म को ग्रो कर रहा है, ठीक है, हवा दे रहा है। अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उनके डिफरेंट कल्चर हैं, ठीक, एंड दे आर डिमांडिंग देयर सेपरेट लैंड्स, ठीक, और वो अपने आप को बिल्कुल अलग मानते हैं, ठीक है। उसका रीजन क्या है बेटा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का अपना कल्चर, ठीक, अगेन कल्चरल असर्टिवनेस इज अ रीजन बिहाइंड रीजनलिज्म। उसके बाद फिर आती है बात ले लद्दाख फॉर्मेशन, वो क्या है, कल्चर इज डिफरेंट फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर, दैट इज द ओनली रीजन व्हाई दे वर डिमांडिंग अ सेपरेट रीजन फॉर ले लद्दाख, ठीक है, दैट दे वर डिमांडिंग सेपरेशन फ्रॉम JNK, ठीक है, क्यों, अगेन कल्चरल डिफरेंसेस, तो वो हो गया।
इट इज अ कॉज बिहाइंड योर रीजनलिज्म। उसके बाद लैंग्वेज, अगेन योर कल्चर इज डिपेंडेंट अपॉन योर लैंग्वेज, जैसी आपकी लैंग्वेज होगी वैसा आपका लिटरेचर अकॉर्डिंगली होगा, है ना। तो वैसे ही आपका कल्चर भी है, वैसे ही आपके त्यौहार भी होंगे, फेस्टिवल्स भी होंगे, है ना। तो क्या है, अगेन लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ कल्चर, और व्हाट आई कैन से कल्चर इज अ पार्ट ऑफ योर लैंग्वेज, ठीक। तो अगर लैंग्वेज डिफरेंट है तो आपका बाय डिफॉल्ट कल्चर भी डिफरेंट होगा। दैट इज द ओनली रीजन व्हाई आई एम सेइंग कि लैंग्वेज इज द बिगेस्ट रीजन बिहाइंड रीजनलिज्म, ठीक है, सबसे बड़ा फैक्टर है ये। उसके बाद अगर हम बात करें मराठी, तो रीजनलिज्म क्या हुआ था, मराठी मानुष, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या है कि मराठी मानुष का एक कॉन्सेप्ट चला था, अगेन रीजनलिज्म, ठीक है। सन ऑफ द सॉइल, सन ऑफ द सॉइल इज मोर रिलेटेड विद द इकोनॉमी एस्पेक्ट, बट द थिंग इज मराठी मानुष का जो कॉन्सेप्ट है अगेन इट इज अबाउट देयर कल्चर, ठीक है। तो उसी वजह से अगेन इट इज रीजनलिज्म, इट इज द कॉज ऑफ रीजनलिज्म, ठीक है। तो ये है बेटा जो हम कहेंगे कि कल्चरल असर्टिवनेस से रीजनलिज्म किस तरह आ रहा है, या रीजनलिज्म से कल्चरल असर्टिवनेस, दोनों का आपस में लिंक क्या है, क्लियर। तो इस तरह से हम अपना थर्ड और अब कोई भी आंसर है, मेक श्योर कि जब भी आप उसका एंड करो, जब भी आप उसका एंड करो, एंड इट लाइक नॉट लाइक एन एस्पिरेंट, एंड इट लाइक सिविल सर्वेंट हु इज कंक्लूडिंग हिज और हर रिपोर्ट, ठीक है। मतलब कंक्लूजन में आप कभी भी, चाहे ऊपर जितना मर्जी आपने बुरा बोला है, कुछ भी बोला है, कंक्लूड आप हमेशा ही एक पॉजिटिव नोट के साथ करते हो। तो यहाँ पे भी जो आप कंक्लूड करेंगे ना, वो भी आपका एक पॉजिटिव नोट के साथ कंक्लूजन होना चाहिए, मेक श्योर दैट, ठीक है, वो जरूरी है, क्लियर। और एक और चीज, कभी भी यहाँ पे तो 150 वर्ड्स हैं, मेक श्योर कि आप हमेशा एक वे फॉरवर्ड बता के जाएंगे, ठीक है। वे फॉरवर्ड आपको हर एक क्वेश्चन में, चाहे 2 पॉइंट्स लिखिए, 3 लिखिए, उसके सॉल्यूशंस, ठीक है, कि कैसे इस कल्चरल असर्टिवनेस से जो रीजनलिज्म का इशू है उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है, क्लियर, हमेशा बता के जाना है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये तो थे आपके 3 क्वेश्चन जो थे 150 मार्कर दोस्तों। अब इसके बाद अदर इश्यूज देखो, अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, अदर इश्यूज के कल्चरल असर्टिवनेस के साथ साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमेशा यूपीएससी अगर आपसे पूछ रहा है ना, तो इट इज़ नॉट लाइक कि आपको उसी पॉइंट के ऊपर स्टिक रहना है, ठीक है। आपको और भी इश्यूज बताने हैं कि रीजनलिज्म के पीछे और क्या इश्यूज हैं। जैसे कि पहले बताया सन ऑफ द सॉइल, आपका इकोनॉमिकल इशू, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी, तेलंगाना कोई डिवीज़न जो होती है, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट जो हमने अभी डिफाइन भी किया है, गोरखालैंड इशू, ठीक है। दीज आर दी अनदर इश्यूज जो है पॉलिटिकल इशू, इकोनॉमिकल इशू, ज्योग्राफिकल इश्यूज, क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये तो थे आपके 3 क्वेश्चन जो थे 150 वर्ड्स और 10 मार्कर। अब इसके बाद अगले 3 क्वेश्चन थे जो थे 250 वर्ड्स और 15 मार्कर, ठीक है। अब इसमें क्या है, इज डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म इन इंडिया अंडर थ्रेट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन? कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। डाइवर्सिटी, इंडियन सोसाइटी की डाइवर्सिटी, प्लूरलिज्म, ठीक है, प्लूरलिज्म एंड डाइवर्सिटी, क्या इनको ग्लोबलाइजेशन से कोई खतरा है? इन इंडिया अंडर थ्रेट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो अब देखिए, यूपीएससी ने तो आपसे सिर्फ आपका कंटेक्स्ट जानना चाहती है कि क्या डाइवर्सिटी, इंडियन डाइवर्सिटी को, प्लूरलिज्म को खतरा है जो आपकी ग्लोबलाइजेशन से। मेक श्योर आप दोनों एंगल्स बताएं, ठीक है। आप पॉजिटिव भी बताएं, नेगेटिव भी, बिकॉज बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिससे हम कहेंगे कि हाँ देयर इज अ थ्रेट टू द इंडियन डाइवर्सिटी फ्रॉम द ग्लोबलाइजेशन, बट एट द सेम टाइम ऑल्सो देयर इज सम काइंड ऑफ एडवांटेज फॉर इंडियन डाइवर्सिटी, वो भी मेक श्योर क्या बता के जाए, ठीक। चलिए अब देखते हैं, जस्टिफाई योर आंसर। ओके, तो अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो बिकॉज द कीवर्ड इज डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म, दैट मीन्स यू हैव टू डिफाइन, यू कैन स्टार्ट बाय डिफाइनिंग द डाइवर्सिटी, ठीक। तो अब अगर मैं डाइवर्सिटी की बात करूं तो इंडिया इज ए डाइवर्स कंट्री,
विच इज़ नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर इट्स डाइवर्सिटी। एंड वो डाइवर्सिटी आती कहाँ से है इंडिया में? वो डाइवर्सिटी आप दिखा सकते हो कि वेरियस रिलीजियस कम्युनिटीज़ आर लिविंग इन इंडिया, रेस बेसिस डाइवर्सिटी है, कास्ट बेसिस डाइवर्सिटी है इंडिया में, कलर बेसिस है, लैंग्वेज बेसिस डाइवर्सिटी है, ठीक, कस्टम्स एंड ऑल। तो दीज आर द मेन फैक्टर्स बिहाइंड आर डाइवर्स, जो जिसको हम बोलेंगे कल्चर, ठीक। तो जैसे ही आपने डाइवर्सिटी को डिफाइन किया और आपने जस्ट मेंशन किए ये आपके कॉजेज और जो हम कहेंगे पार्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी, उसके बाद आते हैं अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है, इज ग्लोबलाइजेशन अ थ्रेट टू द डाइवर्सिटी? सबसे पहले हम बताएंगे व्हाट आर दी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, व्हाट आर द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन आवर डाइवर्सिटी। तो दोस्तों अगर डाइवर्सिटी की बात की जाए तो पंजाब में किसी और तरह का क्लोथ्स का कल्चर है, कपड़ों का कल्चर है, खाने पीने का कल्चर है, हमारे त्यौहार अलग हैं, ठीक। अगर मैं चला जाऊं आपके तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु दे वियर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ्स, दे ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एंड दे हैव डिफरेंट कल्चरल एक्टिविटीज़, फेस्टिवल्स एंड ऑल। बट अब ये तो थे हमारी, जिसके कारण हम डाइवर्स एज अ डाइवर्स कंट्री जाने जाते हैं। बट आपसे पूछा क्या गया है ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट। अगर मैं नेगेटिव इफेक्ट्स की बात करता हूँ तो नेगेटिव, नॉट नेगेटिव कंटेक्स्ट बट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। फूड, पंजाब का फूड अलग है, साउथ इंडिया का फूड अलग है, आंध्रा का फूड अलग है, बट दोनों जगह पे डोमिनोज पिज़्ज़ा आपको मिलेगा, दोनों जगह पे आपको बर्गर मिलेगा, ठीक है। एंड बर्गर क्या है? ग्लोबलाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, ठीक। उसके बाद क्लोथ्स, जीन्स, टी शर्ट्स आपको हर जगह मिलेंगी ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। चाहे साउथ इंडिया में धोती पहनते हैं, ठीक, बट आपको वहाँ पे भी जीन मिलेगी, पंजाब में भी जीन्स मिलेंगी, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए वहाँ पे भी कपड़े सेम मिलेंगे, वेस्टर्नाइजेशन। म्यूजिक, कहने को तो अगर मैं बात करूँ क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है, तो हिंदुस्तानी म्यूजिक, कार्नेटिक म्यूजिक, वो तो हमारा है एज अ डाइवर्स, जिससे हम डाइवर्सिटी के लिए जाने जाते हैं। बट जैज़, ठीक, हर जगह आप जाओगे इंडिया में कहीं भी चले जाइए आपको रैप, पॉप म्यूजिक, जैज़ एंड ऑल सब जगह सुनाई देगा, ठीक है। वो क्या है? अगेन ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट है, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन, एजुकेशन सिस्टम ऑल ओवर इंडिया इंग्लिश एज अ लैंग्वेज मीडियम, ठीक है, वो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक। और हम जितने भी अगर इंग्लिश लिटरेचर की बात की जाए या बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपका स्ट्रीमलाइन हो गया, ठीक। बट अराउंड कितनी लैंग्वेजेस है हमारे इंडिया में, ठीक है, बट मेजर सब जगह इंग्लिश फॉलो कर रहे हैं। रिलीजन, अगेन रिलीजियस प्रैक्टिसेस डिफरेंट हैं, बट हो क्या रहा है? फेस्टिविटीज़ अगर बात की जाए, क्रिसमस सब जगह एक साथ, ठीक है। दिवाली है, हमारे पास ईद है, ठीक है, गुरपुरब है। बट अब क्या है, ये तो सारी चीज़ें हैं जिसके लिए डाइवर्सिटी के लिए इंडिया जाना जाता है। बट यहाँ पे क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट के कारण ये सारी चीज़ें कॉमन हो गई मोर और लेस, ठीक है। तो ये क्या है? इट इज़ अ थ्रेट टू आवर डाइवर्सिटी। अब हम अगर पिज़्ज़ा बर्गर खाने लगे, ठीक है, या म्यूज़िक या क्लोथ सेम होने लगे, तो हमारी जो डाइवर्सिटी है, जिस चीज़ के लिए हम जाने जाते हैं, वो तो गायब हो जाएगी ना, ठीक है ना। तो ये तो हम इन दिस कंटेक्स्ट हम बोलेंगे कि दीज आर दी नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक, जो आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब आपसे सिर्फ यही नहीं पूछा गया, या यूपीएससी सिर्फ यही नहीं चाहता कि आप सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर फोकस कीजिए। नाउ देयर आर मैनी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आल्सो, जैसे कि इंडियन कल्चर। पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव ये है, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन आर इंडियन कल्चर, आर प्रैक्टिसेस आर बीइंग फॉलोड वर्ल्ड ओवर, ठीक है। वो क्या है? वो पॉजिटिव है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉमन ब्रदरहुड, ठीक, ये कहाँ से है? वेस्टर्नाइजेशन। अगर बात की जाए पूरी दुनिया में हमारा ये भी फैल रहा है, ठीक है। और इंडिया में भी अगर बात की जाए फंडामेंटल राइट्स एंड ऑल, वो क्या सीन है? अगेन बाहर से ही तो आया है कहीं से, ठीक है ना। तो वैल्यू सिस्टम्स, वी आर अडॉप्टिंग न्यू वैल्यूज़, तो वो कहाँ से आ रही हैं? जो अच्छी वैल्यू सिस्टम भी है, ठीक है, अगेन वो भी आपका ग्लोबलाइजेशन से आया है। उसके बाद विमेन एम्पावरमेंट, जो सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं इन द मॉडर्न सोसाइटी, अगेन इट इज़ ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। हमने देखा कि पूरी दुनिया में कैसे ट्रीट किया जाता है, पूरी दुनिया में विमेंस के पास क्या क्या पावर्स हैं, अकॉर्डिंगली वी आर डिवॉल्विंग आवर पावर्स टुवर्ड्स द विमेन,
ठीक है। तो दीज आर दी पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन आवर डाइवर्स नेशन, ठीक है। तो नेगेटिव भी बता दिए, पॉजिटिव भी बता दिए, ठीक है, मतलब हमने बैलेंस आउट कर दिया, एंड देन आफ्टर वी कैन वाइंड अप दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए, अब उसके बाद मैंने आपको बताया यू कैन कंक्लूड, एंड यू कैन कंक्लूड, ऑलवेज कंक्लूड इन अ पॉजिटिव नोट। नेक्स्ट इज customs and traditions suppress reason leading to obscurantism. Do you agree? obscurantism का मतलब होता है ब्लॉकेज, ठीक है, कि कस्टम एंड ट्रेडिशन जो है, हमारे पुराने जो कस्टम एंड ट्रेडिशंस हैं जिनको हम फॉलो कर रहे हैं, कि क्या वो हमारे रीजंस, जो नया हम कहते हैं ना किसी भी चीज़ के पीछे रीज़न, ठीक है, तो क्या उसको सप्रेस कर रहे हैं, और क्या ये दीज आर लीडिंग टूवर्ड्स ऑब्स्ट्रक्शंस, अगर प्लेन लैंग्वेज सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए, कि क्या ये हमारे डेवलपमेंट में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि अगर हम पुराने कस्टम्स को फॉलो कर रहे हैं, पुराने ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे हैं, कि क्या दीज आर सप्रेसिंग आर एबिलिटी टू रीजन, ठीक है, ठीक है, और आर एबिलिटी टू डेवलप, क्या उसके लिए कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शंस लगा रही हैं, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं अब। अगेन 250 वर्ड्स 15 मार्कर। तो दोस्तों इस आंसर में, इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो वी कैन स्टार्ट बाय डिफाइनिंग कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कस्टम्स, ठीक है, जो हमारी पूरी सोसाइटी फॉलो करती है, कॉमन जो है कल्चर, ठीक, जो कॉमन प्रैक्टिसेस हैं विच वी आर फॉलोइंग एज अ रिलीजियस कम्युनिटी, एज अ जोग्राफिकल कम्युनिटी, या कुछ भी, ठीक है, एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन में रहने वाले लोग, एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग जो हैं, उनके अपने कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस होंगे। तो वी कैन स्टार्ट बाय डिफाइनिंग कस्टम एंड ट्रेडिशंस। क्लियर? नाउ अब क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या ये कस्टम एंड ट्रेडिशन जो हैं दे आर सप्रेसिंग आर एबिलिटी टू रीजन, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, हाउ कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस अफेक्ट आर सोसाइटी और सप्रेस द रीजन, ठीक है। तो वो कैसे है, सबसे पहला तो अगर हम इसको नेगेटिव कंटेक्स्ट में दिखाना चाहते हैं दोस्तों, तो क्या है, बैक टू ट्रेडिशन, हम क्या चाहते हैं कि हमारी पुरानी सोच ही रहे। अगर पुरानी सोच होगी, थिंकिंग, ठीक है, अगर इफ़ यू आर लिविंग विद द ओल्ड टाइम्स, ओल्ड जो आपकी पुरानी सोच है, तो वो क्या है, आप रीज़न नहीं दे रहे कुछ भी, आप सिर्फ चाहते हो कि यार मैं तो अपनी पुरानी सोच के साथ ही रहूँ, ठीक है। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ये करते थे, हमारे बड़े जो बुजुर्ग थे वो ये करते थे, तो हम भी सेम करेंगे, हमें नहीं पता वो सही है गलत है, बस जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ठीक। अगेन दिस इज़ नेगेटिव। उसके बाद अगर मॉडर्न थॉट्स हैं, अगर इफ़ वी आर नॉट फॉलोइंग आर कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, ओल्डर ट्रेडिशंस, तो ओल्डर ट्रेडिशन, ओल्डर सोसाइटी क्या है हमारी, कास्ट बेसिस सोसाइटी, बट मॉडर्न में क्या है आपका इंटर कास्ट मैरिजेस, ठीक है। बट इफ़ वी आर फॉलोइंग आर ट्रेडिशनल थॉट्स, तो क्या होगा, एंटी इंटर कास्ट मैरिज सिस्टम, मतलब हम वी विल नॉट लाइक इंटर कास्ट मैरिजेस, ठीक है, दैट इज़ रॉन्ग। अगेन पैट्रियार्की इज़ द रीज़न। पैट्रियार्की कहाँ से है, हमारे ओल्डर ट्रेडिशन, जो जिस तरीके से हम अपनी सोसाइटी को चला रहे थे वहीं से तो आया हमारा पैट्रियार्कल सिस्टम, ठीक। उसके बाद अनसाइंटिफिक ओल्डर प्रैक्टिसेस, बहुत सारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस है जो बिल्कुल अनसाइंटिफिक हैं, जिनके पीछे कोई साइंटिफिक तुक नहीं, कुछ नहीं है, बट वी आर फॉलोइंग बिकॉज दीज आर आवर ट्रेडिशंस, ठीक है। अगेन अब साइंस है तो रीजन होगा, ठीक है, बट दैट इज द ओनली रीजन व्हाई वी आर राइटिंग हियर अनसाइंटिफिक, बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ रीजन। क्लियर? उसके बाद caste system continues. If we are following our traditional system, if we are following our older customers, customs, not customers, तो क्या होगा, कास्ट सिस्टम विल सस्टेन, कास्ट सिस्टम वैसा का वैसा आपका चलता रहेगा, ठीक। अनटचेबिलिटी, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ योर कास्ट सिस्टम, ठीक। तो दीज आर द नेगेटिव्स कि अगर हम कस्टम्स एंड ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं तो वो कैसे हमारे रीजन को सप्रेस करता है, कैसे वो हमारी सोसाइटी को नेगेटिवली इम्पेक्ट करता है। बट नाउ अब ऐसा तो नहीं है कि हमारे सारे कस्टम एंड ट्रेडिशन बुरे हैं, ठीक है। तो अगर इतने बुरे हैं तो फिर उनको बनाया क्यों गया, अगर इतने बुरे हैं तो उनको बनाया ना जाता, उनको इतने लंबे अरसे तक फॉलो ना किया जाता। सॉरी है, थोड़ा सा ऊपर जल्दी आप नीचे आ गए ज़्यादा, ठीक है, 1 सेकेंड। ये देखिए, अब अगर बेनिफिट्स की बात की जाए
तो हमारे ट्रेडिशंस ही हैं, हमारे कस्टम ही है, जहाँ से हमें एक ब्रदरहुड, कॉमन ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट हम लेके आए, ठीक है। हमारे वो कस्टम एंड ट्रेडिशन ही है, हमारे कस्टम एंड ट्रेडिशंस हैं जिसकी वजह से फेस्टिवल्स जो भी हैं हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक। हमारे कस्टम्स ही हैं, हमारे ट्रेडिशन हैं जो हम इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। हम अपने कस्टम एंड ट्रेडिशन के नेगेटिव्स भी दिखा रहे हैं, साथ साथ हमें पॉजिटिव भी दिखाने हैं। पॉजिटिव ही है, अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, अगर हम सस्टेनेबल इकोनॉमी की बात करते हैं, तो वो क्या है, वो हमारे कस्टम से ही आया, हमारे ट्रेडिशन है, हमारे ओल्डर ट्रेडिशन से ही बनी है वो बातें। हमारे वैल्यू सिस्टम कहाँ से आए, वैल्यू सिस्टम हमारे ट्रेडिशन से ही तो निकले हैं, हमारे रिलीजन से ही तो निकले हैं। तो हेयर हम बताएंगे जो यूपीएससी ने पूछा है वो है नेगेटिव, प्लस हम बताएंगे, अगर लेट सपोज अगर आप सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बताते हो तो आप क्या दिखा रहे हो सामने वाले एग्जामिनर को, आप दिखा रहे हो कि अपना आप सिर्फ और सिर्फ यू आर टिल्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड। बट यूपीएससी इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग आउट, ठीक है, बैलेंस बनाना है, नेगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव भी, ठीक है। और देन आफ्टर योर वे आउट्स मतलब कंक्लूजन, यू कांट say that older traditions and customs are negative, बहुत सारे पॉजिटिव भी हैं, हाँ, जो कुछ भी गलत है उनमें वो धीरे धीरे चेंज होना चाहिए, बट जो अच्छी बातें हैं वी मस्ट फॉलो दोज थिंग्स, दिस इज द कंक्लूजन जो हो सकता है। क्लियर, चलिए अब आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो आपके सोशल इश्यूज में से आया है और वो है अबाउट द डिजिटल इनिशिएटिव्स इन education. What are the digital initiatives? ठीक, how have digital initiatives in India contributed to the functioning of the education system? How it has contributed to the functioning of education system in the country? Elaborate. इसका मतलब क्या है कि आपके डिजिटल इनिशिएटिव्स कौन कौन से हैं जिसने आपकी एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा देने में हेल्प की है, कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द फंक्शनिंग, उसको एफिशिएंटली वर्क करने में और उसको आगे बढ़ाने में हेल्प किया। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको बस एक आप यू कैन स्टार्ट बाय विद द एजुकेशन सिस्टम, जस्ट डिफाइन कि एजुकेशन क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, अपर, जो भी हमारा एजुकेशन सिस्टम है, ठीक। सिंपल पूछा गया है कि डिजिटल इनिशिएटिव्स के इम्पैक्ट क्या है आपके एजुकेशन के ऊपर, दैट्स इट, ठीक है। तो चलिए इसको भी देख, एजुकेशन सिस्टम, यू कैन स्टार्ट बाय डिफाइनिंग एजुकेशन सिस्टम के हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक है, जो हायर एजुकेशन सिस्टम है, वी कैन स्टार्ट बाय दिस डेफिनेशन। नाउ अब जो क्वेश्चन है दैट इज अबाउट द डिजिटल इनिशिएटिव्स इन एजुकेशन सिस्टम। व्हाई एजुकेशन? अब देखिए बेटा, डायरेक्टली जंप नहीं करना हमें कि भाई हमने बताना शुरू कर दिया ये डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं, बस दैट्स इट। क्या, क्यों गवर्नमेंट फोकस कर रही है एजुकेशन सिस्टम के ऊपर? व्हाई दे आर आस्किंग सच क्वेश्चंस इन यूपीएससी मेंस एग्जाम? व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ एजुकेशन फॉर योर सोसाइटी? बिकॉज इट्स अ सोशल इश्यूज क्वेश्चन। याद रखिएगा, ये सोशल इश्यूज में से क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब आपको इसमें सोसाइटी का एंगल जरूर ऐड करना है, याद रखिएगा, ठीक है। तो वाई एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट, सोशल प्रोग्रेस के लिए कैसे इंपॉर्टेंस है आपकी एजुकेशन की, वो क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, ठीक है, वो क्या है, पॉवर्टी रिडक्शन है, वो क्या है, अपलिफ्टमेंट है, ठीक। एजुकेशन से बहुत सारी चीज़ें हैं, एजुकेशन से आपका सोशल स्टेटस अपलिफ्ट होता है, आपके पास पैसा आ रहा है, आप ह्यूमन कैपिटल में ऐड हो रहे हो, आप एक ह्यूमन कैपिटल को बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो दीज आर दी पॉजिटिव्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम फॉर योर सोसाइटी, ठीक है। अब बेटा इसके बाद ये तो हो गया आपका एजुकेशन, आपने बता दिया कि व्हाई एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सोसाइटी। नाउ द क्वेश्चन इज अबाउट डिजिटल इनिशिएटिव, मतलब ऑनलाइन सिस्टम। तो अब क्या है, व्हाई ऑनलाइन एजुकेशन इज रिक्वायर्ड, व्हाई इट इज अ नेसेसिटी, व्हाट आर द वेरियस बेनिफिट्स, ठीक है। तो इसमें क्या है बेटा, अगर सबसे मेन बात होती है अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेस, ठीक है। डिजिटल इनिशिएटिव्स या किसी भी चीज़ में दो चीज़ें सबसे मेन होती हैं, दैट इज़ योर एक्सेस, सेकंड इज़ अफोर्डेबिलिटी, ठीक। तो ऑनलाइन एजुकेशन में ये दोनों, एक्सेस भी होगा, अफोर्डेबिलिटी का भी आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक। दूसरा, टू इंक्रीज फीमेल एजुकेशन, अगेन
स्कूल में बच्चे जो लड़कियां हैं वो नहीं पहुंच पा रही, तो वो एटलीस्ट घर से तो पढ़ सकती हैं ना। उसके बाद टू इंक्रीज द ओवरऑल नंबर्स ऑफ लिटरेसी रेट, ठीक है, वो भी हमें इंक्रीज करना, ओवरऑल हमें लिटरेसी रेट बढ़ाना भी है, और हमें बहुत सारे कोर्सेज देने हैं जो घर बैठ के बच्चा कर सकता है। तो मतलब क्या है, हमें एक्सेस भी बढ़ानी है, हमें उसको अफोर्डेबल भी बनाना है सिस्टम को, ठीक है। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ आवर ऑनलाइन सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ये बता दिया। अब अगर इतना ही अच्छा है तो फिर अभी तक अप्लाई क्यों नहीं हो पाया? अगर इतना ही अच्छा है तो अभी तक क्यों नहीं अप्लाई हो पाया? ठीक, तो देयर मस्ट बी सम इश्यूज जिसके कारण कुछ हिंड्रेंसेस हैं। तो वो इश्यूज क्या हैं? अगर बात की जाए बेटा, तो जैसा कि मैंने कहा था, अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबिलिटी आर द टू मेजर कंपोनेंट्स। तो वहीं पे सबसे बड़ा इशू है एक्सेसिबिलिटी, लैक ऑफ इंटरनेट एक्सेस। आप गांव में चले जाइए, आपको वो स्पीड इंटरनेट की नहीं मिलेगी, या आपको इंटरनेट के टावर्स ही नहीं मिलेंगे। अगेन एक्सेसिबिलिटी, अगर इंटरनेट अवेलेबल नहीं है तो ऑनलाइन कहाँ से पढ़ोगे, एजुकेशन कहाँ से लोगे? उसके बाद हाई कॉस्ट, ठीक है, हाई कॉस्ट है किस चीज़ की? मोबाइल सेट जो चाहिए आपको, और इंटरनेट की, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक। उसके बाद नॉट वेरी यूज़र फ्रेंडली, एक बच्चा है, उसको नहीं पता कि फ़ोन को यूज़ कैसे करना है, हाउ टू यूज़ ऑनलाइन मीडियम ऑफ एजुकेशन, तो यूज़र फ्रेंडली नहीं है, ठीक, वो भी। अब एक गर्ल चाइल्ड के लिए सबसे बड़ा इशू है बेटा, वो इशू क्या है? एक तो उसको एक तरफ घर में रह के पढ़ाई भी करनी है, और दूसरी तरफ उसको हाउस होल्ड वर्क भी करना पड़ेगा, उसके ऊपर तो डबल रिप्रेशन वाला काम हो गया, डबल बर्डन हो गया, तो वो भी एक इशू है। तो ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो एक इशू भी है और उसके बेनिफिट्स भी हैं जो हमने देखे, ठीक है। ये डिफाइन करने के बाद अगेन डिजिटल डिवाइड, अर्बन एंड रूरल एरियाज, पुअर एंड रिच डिवाइड, ये बता दिया। उसके बाद क्या है जो मेजर यहाँ पे और जो मेन चीज़ आपको बतानी चाहिए, दैट इज गवर्नमेंटल इनिशिएटिव्स। व्हाट आर द वेरियस इनिशिएटिव्स व्हिच हैव बीन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट इन ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम? वो क्या है? वो देर आर नंबर ऑफ गवर्नमेंटल पॉलिसीज। अब मैं हर एक चीज़, हम स्वयं इज़ देयर, ई शिक्षा इज़ देयर, फ्री ऑनलाइन कोर्सेज आर देयर, ठीक है, डिजिटल लाइब्रेरी इज़ देयर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट इज क्रिएटिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट स्कूल, पब्लिक स्कूल्स आई वुड से, ठीक। ई भाषा इज़ देयर, देन आफ्टर भारत नेट इज़ देयर। एक्सेसिबिलिटी का इशू था, गाँव में इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, थ्रू भारत नेट व्हाट गवर्नमेंट इज़ डूइंग, गवर्नमेंट क्या कर रही है जी, हर गांव में इंडिया में एक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रही है। तो क्या है, अल्टीमेटली आपकी एजुकेशन में ही तो जाएगा वो सिस्टम अगर देखा जाए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से हम आंसर कर सकते हैं, स्टार्ट विद द एजुकेशन सिस्टम, उसके बाद बेनिफिट्स फॉर द सोसाइटी, उसके बाद क्या पॉजिटिव्स हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के, क्या नेगेटिव है ऑन द एजुकेशन, और व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स विच हैज़ बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट इन आवर एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। सो बाय दिस वे यू कैन कंक्लूड दिस क्वेश्चन, ठीक है। आपने बता दिया ये बेनिफिट्स हैं। वे फॉरवर्ड में क्या होगा, जो भी आपके इश्यूज हैं, जो भी जितने भी आपके इश्यूज हैं, ठीक है, उन्हीं को एज अ सोल्यूशन आप आगे बता सकते हो कि एक्सेसिबिलिटी का इशू है, ठीक है, अफोर्डेबिलिटी का इशू है, एक्सेसिबिलिटी के लिए भारत नेट आ गया, अफोर्डेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अपना जो चार्जेस हैं उन कंपटीशन बढ़ा के चार्जेस को और कम किया जा सकता है। तो इस तरीके से इस पूरे के पूरे सोशल इश्यूज का हम प्रॉपरली एनालाइज कर सकते हैं और इसको इस तरीके से आंसर किया जा सकता है, ठीक। अब इन द सेम वे हम लोगों ने यहाँ पे एट राज मल्होत्रा IAS अकेडमी हर एक पेपर का हमने एनालिसिस हम आपको दे रहे हैं, चाहे वो सोशल इश्यूज है, चाहे वो ज्योग्राफी है, चाहे वो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, एथिक्स है, एवरीथिंग वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और इस लेक्चर का भी ये जो PDF है आपको नीचे लिंक में जो है आपको शेयर कर दी गई है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। क्लियर? थैंक यू।